हेलो एंड वेलकम टू फार्मा माइंड्स। क्या हाल चाल समाचार है आप सभी के। वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑफ एम टेस्ट सीरीज। और इस एम टेस्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन की बात करने से पहले जैसे जो आज का सिलेबस है, मतलब जो आज आपने टेस्ट दिया है पोसोलॉजी और पैकेजिंग मटेरियल्स का, तो मैं जो ट्रिक की बात करूंगा ना, वो ट्रिक, ये जो वीडियो है आप ये फार्मास्यूटिक्स वाले हमारे मतलब यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे आएंगे, लर्न पोसोलॉजी विद सिंपल ट्रिक। इस मतलब वीडियो की हेल्प से आप मतलब कि आपको सारे ट्रिक्स दिख जाएंगे। जिन भी ट्रिक्स की मैं बात करूंगा तो मैंने पहले ही वो आपको शो कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। और यहाँ पर देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन। पहले तो मैं यहाँ पर सिलेबस, एक मिनट ना, यहाँ पर पहले मैं पेन यूज कर लूँ, पेन। तो अपना सिलेबस में क्या है? पैकेजिंग मटेरियल और पोसोलॉजी। ये हमारा आज का टेस्ट का सिलेबस था, जहाँ से 25 क्वेश्चन आए थे। और आपने जहाँ तक कॉम्बिनेशन देखा होगा, 15 क्वेश्चन पोसोलॉजी के होंगे और 10 क्वेश्चन जो होंगे वो पैकेजिंग मटेरियल के होंगे, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो कि एक क्वेश्चन आ जाता है दोनों से मिला करके। पैकेजिंग मटेरियल कोई अलग सा टॉपिक नहीं है, बट हम इसको अलग से टॉपिक में रखा हुआ है क्योंकि ध्यान खींचने के लिए। ये आप अगर पूरा सोटिक्स देखेंगे ना, पूरा का पूरा सोटिक्स, हर चैप्टर्स में, मतलब कि टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, चाहे पेरेंट्रल्स हो गया, एरोसोल्स हो गया, तो उन सब में पैकेजिंग अलग अलग होती है। टैबलेट की पैकिंग अलग होती है। देन आपका जो पेरेंट्रल ड्रग्स है उनकी पैकिंग अलग जगह पे होती है, इसकी स्टोरेज अलग होती है ना। तो वो सारी चीजें आपको हर चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल यूज होता है, ठीक है। और पोसोलॉजी आपको पता है, ये डोज कैलकुलेशन रहता है, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या है? यंग्स रूल। अब यंग रूल क्या होता है? अब आपको पता है क्या पोसोलॉजी? जैसे यहाँ पर मैं देखूं, पोसोलॉजी, ये यहाँ से लिखता हूँ। पोसोलॉजी का जो डोज कैलकुलेशन है वो तीन मतलब उसका जो फॉर्मूला है उसके तीन आप कह सकते हो टाइप्स हैं, और उसके अंदर में सब टाइप्स है। पहला जो फॉर्मूला है वो वेट पे है, मतलब कि जो पहला डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर्मूलाज का या रूल्स का, वेट का है, मतलब वेट के बेसिस पे। दूसरा बॉडी सरफेस एरिया के। और तीसरा जो है, यार ये इस पर रुको, हाँ, और तीसरा जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं वो है एज पे। अब एज पे आपके पांच फॉर्मूले हैं, बॉडी सरफेस एरिया पे एक है, और वेट पे भी एक ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यंग फार्मूला। यंग फार्मूला क्या है? तो जवानी कब फूटती है? जब आप 12 साल के हो जाते हो। कब फूटती है? 12 साल के। तो बोलते ना कि घर में कोई भी रिश्तेदार आता है कि अरे ये लड़का तो आपका जवान हो गया। तो सीधा सीधा सा फॉर्मूला क्या है कि जहां पर 12 आ जाए, जैसे कि 12 सब में आ रहा है, देखो सब में आ रहा है, सब में आ रहा है। लेकिन यहाँ देखो मंथ में आया तो कैंसिल हो गया, मंथ में आ गया ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पर क्या, एज अपॉन में 20 आ रहा है ना। बट हमारा क्या फॉर्मूला है? क्या एज, और यहाँ पर क्या क्या मैंने बोला, 12 साल की उम्र में जवानी फूटती है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो ये हमारा यंग रूल क्या कहता है? एज इन ईयर, एज प्लस 12। ये हमारा यंग फार्मूला हो गया। सेम क्लर्क फार्मूला। क्लर्क फार्मूला क्या है भैया? क्लर्क का फॉर्म लेने जाओगे, एक फार्मूला और होता है, जैसे कि यहाँ पर पाउंड्स है ना, अगर यहाँ पर केजी हो जाएगा ना तो इसके अपॉन में जो डिवीजन हो जाएगा 17 का, 17 से डिवाइड करना होगा हमें। तो क्लार्क भैया क्या बोलते हैं? क्लर्क का एग्जाम रहता है, तो वो बोलते हैं कि जो फॉर्म है दो तरीके पे मिलेंगे। एक फॉर्म आपको 70 रुपए का मिलेगा, दूसरा फॉर्म आपको 150 रुपए में का मिलेगा। ये 70 रुपए का जो फॉर्म है वो हमारे इंडिया भाई लोग के लिए है, और जो 150 वाला है वो हमारे फॉरनर्स के लिए है। क्योंकि हम इंडिया में केजी यूज करते हैं तो 70, और हम पाउंड्स वगैरह ज्यादातर ब्रिटिश लोग यूज करते हैं, तो उनके लिए हमने 150 कर दिया। मतलब फॉर्मूला भी 150 में है। ज्यादातर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बट जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ये होता है वेट इन पाउंड्स डिवाइडेड बाय 150 टू डेल्टोस, ठीक है। तो आपको यहाँ से भी याद हो जाएगा क्लर्क्स फॉर्मूला। डीलिंग की बात करें तो डील करने लायक कब हो जाते हो भैया? जब आप 20 साल के हो जाते हो, ग्रेजुएशन हो जाते हो, है ना। तो यंग वाला ही फॉर्मूला भी है एक, कंफ्यूज करने के लिए। तो डीलिंग का जो एज रहता है क्या, पढ़ते कब हो? आपकी पढ़ाई कब से स्टार्ट होती है? 4 साल से। तो 4 से 20 के बीच में आप डीलिंग करना सीख जाते हो, तो डीलिंग फॉर्मूला है। अब फ्राइड राइस कितने के मिलते हैं जी? 150 रुपए के। और ये कैसे होते हैं? मॉडरेट होते हैं, ना तीखे होते हैं ना मीठे होते हैं, ठीक है। बॉडी सरफेस एरिया 1.73 याद रखना है। जो भी आपका बीएस से दिया जाए उसका मीटर स्क्वायर का, उसको आप 1.73 मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और एडल्ट डो से मल्टीप्लाई कर दो। सारे फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे याद करा दिए। अब देखो क्लर्क फॉर्मूला किसमें वेट रहता है आपका? पाउंड्स में। टाइम ही नहीं लगा।
सॉल्व, ये आपका आंसर ये रहा। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर यहाँ पर केजी होता तो कमेंट में बताना आप लोग। 70। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब पोसोलॉजी पे आ जाते हैं। पोसोलॉजी मतलब क्या होता है, रुको, अच्छे तो जगह ही नहीं है। तो पोसोलॉजी, पोसोलॉजी क्या, दो वर्ड्स में बना हुआ है। पहला क्या है पोसोज और दूसरा क्या है लोगस। लोगस में क्या मतलब क्या होता है, पढ़ना, टू स्टडी। और पोसो मतलब कितना हो गया, हाउ मच। अब ये जो दो शब्द हैं ये किससे मिलके, मतलब कौन क्या है ये, मतलब हिंदी में हिंदी वालों ने बनाया, ये फ्रेंच वालों ने, किसने बनाया, तो ये ग्रीक वालों ने बनाया। तो ये ग्रीक वर्ड है, तो इसका आंसर भी ए है। और यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है कि पोसोलॉजी क्या है, क्यों है ना। यहाँ पे जो टर्म मैंने बताया कि पोसोलॉजी का मीनिंग क्या है, हाउ मच, और लोगस का मतलब क्या हो गया, स्टडी। ठीक है। अब पोसोलॉजी में ना तीन टर्म हमें बहुत ध्यान रखने होते हैं। एक होता है डोज, ठीक है, एक होता है डोज रेजिमेन, और एक होता है हमारा डोसेज फॉर्म। अब कैसे याद रखना है, ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस डोज को अमाउंट, डोसेज रेजिमेन को ये फ्रीक्वेंसी, और तुम्हारा डोसेज फॉर्म मतलब कि किस फॉर्म में आप दे रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन किस में कर रहे हो, टैबलेट है, कैप्सूल है, क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो फॉर्मूला है वो कितने पार्ट्स में, मतलब क्लासिफिकेशन क्या है पोसोलॉजी की, तीन पार्ट में, एज, वेट और बीएस से। ठीक है। यहाँ पे पूछा गया एज पे, तो अब मैंने बताया कि डीलिंग कितने में करते हैं, 4 से 20। यंग कब रहते हैं आप, बताओ, 12 साल के हो जाते हो तो यंग हो जाते हो। और फ्राइड राइस कितने के हैं, 150 रुपए के। तो ये सब एज वाले हैं, तो इसका आंसर क्या है, ऑल, ऑल ऑफ द अबव। और यहाँ पर देखो सारा कुछ लिख दिया आपका, ये स्पेलिंग है ना, यहाँ पे ए है, क्लार्क्स फॉर्मूला। ठीक है, क्लार्क्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको। 12 साल, 150, फिर हमारा ये डीलिंग्स, ये फ्राइड, और ये आपका कैडजेबल बॉडी सरफेस एरिया वाला। ठीक है। फिर द वर्ड पोसोज मीन्स, ये शायद ऑलरेडी हो गया था ना, नहीं वो टर्म का मतलब पूछा था। पोसोज मीन्स मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको, क्या, हाउ मच। ठीक है। यहाँ पर वही क्वेश्चन है, सेम रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर आप आ जाते हैं कैडजेल रूल। अब कैडजेल रूल क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो तीन तरीके में से बॉडी सरफेस एरिया वाला, तो बॉडी सरफेस एरिया के ऊपर ये है। अब मैंने क्या बताया था इसका फॉर्मूला, कि जो हम एवरेज नंबर लेते हैं बॉडी सरफेस एरिया का, मतलब एवरेज बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो नंबर लेते हैं वो लेते हैं 1.73 मीटर स्क्वायर। तो जो भी बॉडी सरफेस एरिया होगा, ठीक है, बॉडी सरफेस एरिया को, उसको अगर हम डिवाइड कर दे 1.73 मीटर स्क्वायर से, और उससे एडल्ट डोज से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा सही आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू डिस्पेंस द डोज ऑफ अ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ एज। अब एज के बेसिस पे देखो कौन सा फॉर्मूला है, हमने अभी पढ़ा, ये कैडजल जो है बॉडी सरफेस एरिया पे है, तो राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। सेम वही चीज यहाँ पर रिपीट हुई है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब क्या है कि यहाँ पर एडल्ट डोज कितना दिया हुआ है, 150 से, मतलब हमें किसी को भी मल्टीप्लाई करना है कितने से, 150 से। अब यहाँ पर देख लेते हैं फॉर्मूला कौन सा लगाना है। अब यहाँ पर बोला है कि टैबलेट की जो स्ट्रेंथ है 2 mg है, और कैलकुलेट करना है कितने का, बॉय का एज, कि बॉय की एज कितनी है, 14। अब मैंने क्या बताया था, जब यहाँ पर एज थोड़ा सा फैक्टर आ गया, एज 14 है, तो हमारा यंग्स फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि वो 12 ईयर्स के लिए है। तो दूसरा क्या था, हमारा डीलिंग्स फॉर्मूला, 4 से 14 के बीच में, मतलब वो अप्लाई हम कर सकते हैं। और ये वेट कितना है, 35 किलो। तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमारे कौन सा लगाना है, ये डीलिंग फार्मूला। अब डीलिंग फार्मूला को लगाने के लिए अगर मैं एज की बात करूं, तो मैं एज कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 14 ईयर्स। फिर इसको 20 से डिवाइड कर दिया, एडल्ट डोज कितना हो गया हमारा, 150 है शायद, 150। तो अब इसको हम डिवाइड कर दें यहाँ से, और 2 7 जा, तो 7 × कितना हो गया, 7 5 जा 35। फिर यहाँ पे 3 7, और 7 + 3 10, 105 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 105 mg आपका आंसर हो गया। इसका बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लगाना है। अब कैटजेल रूल आ गया सेम। अब देखो कैटजेल रूल में तो कुछ करना ही नहीं है। कैटजेल रूल में क्या करना है अपने को, यहाँ पर 1.73 मल्टीप्लाई कर लो, और एडल्ट डोज कितना दिया है, 173 mg। ठीक है। और यहाँ पर अब देखो क्या पूछा है, बॉडी सर्फेस एरिया कितना है बच्चे का, 0.75। अब ये देखो 2 पॉइंट से 2 पॉइंट चले जाएंगे, कितना बचेगा, 75, 173,
मल्टीप्लाई बाय 173 mg यहाँ पे लिखा रहेगा। अब ये देखो कितना सिंपल गणित है, ये से ये गया, ठीक है, कितना बच गया 75। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। सेम यही है, कैलकुलेट करके मुझे इसका आंसर बताओ। ठीक है, क्या है हमारा डोज ऑफ अ ड्रग, क्या है 5 mg है। ठीक है, 5 mg पर केजी बॉडी वेट। हाउ मच ऑफ द ड्रग इज रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी ऑफ 12 ईयर्स। अब 12 साल के बच्चे के लिए चाहिए, तो 12 साल के लिए बच्चे के लिए क्या है हमारा डीलिंग्स फार्मूला, जो मैंने 4 से 20 करके याद करा ना, कि डील करने के लिए क्या उम्र रहती है 4 से 20। 4 तो 8वीं क्लास से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और 20 साल के बच्चे तक मतलब 20 साल तक होते होते आप लोग समझदार हो जाते हो, डिसीजन लेने के डील करने के काबिल हो जाते हो। तो अब यहाँ पर एज इन ईयर्स, कितने साल का बच्चा था वो, 14 था ना, सॉरी, हाँ 12 साल का बच्चा है। ठीक है, तो यहाँ पर एज इन रियल 12 डिवाइडेड बाई 20, एडल्ट डोज कितना है अपना 5 mg। 5, तो 5 1 जा 5, 4 जा 4 1 जा 4, 3 जा 3 mg हमारा आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर रिवीजन होगा हमारा। फ्राइड रूल्स है ना, फिर क्लार्क्स रूल और कैटजेल रूल। अब कैटजेल रूल क्या है हमारा, बॉडी सरफेस एरिया के ऊपर में। अब यहाँ पे देखो मैच करो, तीसरे का पी है, 3 का पी लो, यहीं पे क्रैक हो गया 3 का पी। अब इसका यहीं देख लो, 1 का एस होगा, फ्राइड रूल्स मंथ वाला 150 रुपये, मैंने बताया ना फ्राइड राइस कितने के हैं 150 रुपए के लिए। क्या चाहिए हमें मॉडरेट, ना तीखा ना मीठा, है ना, तो एम से क्या हो जाएगा ना मंथ। और फिर ये क्या है, दूसरा क्या है क्लार्क रूल, क्या है बता देना, पाउंड्स। क्लार्क का फॉर्म, एक 70 रुपए का है, एक 150 रुपए का, 70 रुपए में केजी और 150 वाला पाउंड। ये देखो ये रहा राइट आंसर सी, और पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ है। तो फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया काउलिंग्स फार्मूला के ऊपर, सिंपल। अपने को काउलिंग्स फार्मूला में क्या है निकालना है यहाँ पे, चाइल्ड की एज जो भी है, ठीक है, उसमें हमें +1 कर देना है, 24 से डिवाइड, और एडल्ट डोज से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब एज निकालेंगे, तो कैलकुलेट अ डोज फॉर अ चाइल्ड, 5 साल का बच्चा है, ठीक है, डोज कितना है 100। तो यहाँ पर डाल दिया 100, 5 साल का बच्चा है, 6/24 इंटू में 100, 6 1 जा 6, 4 जा 4 1 जा, और 2 5, 25 mg हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेम वही। अब हम क्या है कि हमें कैटजेल फॉर्मूला से निकालना है, क्या आंसर निकालना है। अब यहाँ पर कैटजेल फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, 1.73 मीटर स्क्वायर, एडल्ट डोज कितना है 150, और यहाँ पर कितना है 1.90 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया। अब 190 को 173 और यहाँ पे 150 से हमने को अपने को डिवाइड करना है। तो अगर यहाँ से देखें तो 173, ये 1 बार में जाएगा, 1 पॉइंट, अब यहाँ से कितना हो जाएगा 90 माइनस, अगर 90 माइनस 73 करते हैं कितना आ जाएगा 17, 17 मतलब 170, फिर एक और जीरो लग जाएगा, मतलब ये करीबन में कैलकुलेट होके आ, एक बार कैलकुलेटर यूज कर लेना, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं कितना आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है 164। अब कैसे आएगा देखो, यहाँ पर कुछ 1 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे 150 में, तो ज्यादा नहीं जाएगा, मतलब 150 का दुगना 300 तो जाएगा भी नहीं, 200 भी क्रॉस नहीं होगा, तो 1 पॉइंट, और वो भी 1.0 समथिंग आएगा यहाँ पर। तो 1.0 है मतलब 200 के अंदर में ही रहेगा, ऐसे हम अंदाजा लगा करें तो हम ये 164.7 का आंसर आ रहा है। इसको कैलकुलेट कर लेना प्लीज, कैलकुलेटर लगेगा, यहाँ पर है नहीं कैलकुलेटर मेरे पास। हाँ, अब आ जाते हैं यहाँ पर क्या है, assertion है कि IV डोज ऑफ अ ड्रग माइट इनहेंस द चांसेस ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी। रीजन क्या दिया है, क्यों, द डोज इज यूजुअली स्मॉलर एंड गोज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब देखो, IV जो भी हम यूज करते हैं, तो वो डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, बात बिल्कुल सही है। अब डिपेंड करता है कि हम दवाई दे रहे हैं या फिर जहर, जो भी देंगे वो मजबूती से अंदर जाएगा। तो बात तो सही कह रहा है, अगर हम कोई ड्रग देते हैं, अगर वो टॉक्सिक ड्रग है तो वो टॉक्सिसिटी पहुंचेगी ही। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा एजर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नो दिख गया तो इसको पढ़ना ही नहीं है, और ये फॉल्स वाली बात ही नहीं है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि IV जो है वो क्या होता है कि एक तो हमें थोड़ा स्मॉलर क्वांटिटी चाहिए होगा। देखिए टैबलेट में तो हम बल्क लेते हैं, क्योंकि पता है कि हम 10 रुपए खाएंगे, 10 रुपए लेके जाएंगे अंदर, तो अंदर 6 रुपए ही पहुंचेगा। लेकिन अगर IV के थ्रू देंगे तो 10 रुपए भेजेंगे तो 10 रुपए जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से
एक्टिविटी भी ज्यादा आएगी, अब चाहे वो टॉक्सिक हो चाहे वो हमारे बेनिफिट के लिए हो। फिर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस डोज। तो यहाँ पर क्या है देखो, टाइम ऑफ, हाँ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ डिसीज भी होना चाहिए और इमोशनल फैक्टर। अब इमोशनल फैक्टर कैसे हो सकता है, बहुत बार देखा होगा ना आपने, जब तक आपका ट्रस्ट आपकी दवाई पे नहीं होगा ना, तब तक आपके इलाज ठीक नहीं होंगे। बचपन में आपने बहुत बार सुना होगा कि मेरे को मतलब अगर गांव वगैरह में आप रहे होंगे कि मेरे को हरी वाली गोली दे दो, मुझे पीली वाली गोली दे दो, चाहे उस दवाई का कुछ भी नहीं हो, वो चाहे वो जेम्स हो, बट वो प्लेसिबो इफेक्ट दे देता है एक तरीके से, तो मान लेते। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा। अब यहाँ पर अब जो भी फैक्टर्स है आप यहाँ पे इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। हाँ, विच टाइप ऑफ पैकेजिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर इंजेक्टेबल्स। अब देखो यहाँ पर आ गया पैकेजिंग मटेरियल से सवाल। पैकेजिंग मटेरियल का मैंने बताया कि पैकेजिंग मटेरियल में क्या है, देखो कुल मिलाकर के तीन चीजें याद करनी होंगी। एक तो पैकेजिंग मटेरियल आपका क्या है, ग्लास का बना हुआ होगा। एक आपका क्या होगा, प्लास्टिक का बना होगा। एक क्या होगा आपका, मेटल होगा। एक पैकेजिंग मटेरियल क्या होगा आपका, कप और पेपर बोर्ड्स का। ठीक है, ग्लास में आपने पढ़ा ही होगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, मतलब बोरोसिलिकेट ग्लास, फिर ट्रीटेड सोडा लाइम और सोडा लाइम ग्लासेस। तो उस पे ये क्वेश्चंस हैं। मतलब ऐसे में आप जैसे कि बात कर लो, प्लास्टिक में क्या है, पॉलीविनाइलिक, पॉलीथाइलिन, पॉलीविनाइलिक, ऐसे करके प्लास्टिक्स होंगे, है ना। तो जो कि हमारे को मतलब हम यूज करते हैं पैकेजिंग में। इंजेक्टेबल्स के लिए आपको पता है कि हम एम्प्यूल्स और वॉयल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी। अब एम्प्यूल्स और वॉयल्स हम प्रेफर करते हैं किसके, पैकेजिंग। जितने भी इंजेक्टेबल्स आपने बहुत बार देखा होगा, वॉयल आता है और एम्प्यूल आता है, जिसमें हम ड्रग्स देते हैं, मतलब इंजेक्शन लगाते हैं। एक सिंगल डोज भी होता है, मल्टी डोज भी होता है। तो इससे फायदा क्या होता है, एक तो स्टेराइल रहता है, दूसरा क्या रहता है ना कि बहुत मतलब स्टेरलाइज्ड और सील्ड रहता है, तो जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस है वो जीरो हो जाते हैं। अब फर्क क्या होता है एम्पियोल और वॉइल्स में, जो एम्पियोल होते हैं ना, वो सिंगल डोज होते हैं, मतलब वो क्या है, एक ही बार यूज होता है, मतलब एक ही ड्रग, मतलब उसको एम्पियोल में अगर ड्रग आई है तो समझ लो कि पूरा का पूरा ही एडमिनिस्टर करेंगे। लेकिन अगर वॉइल्स है तो वो सिंगल डोज के लिए भी यूज हो सकता है और मल्टीपल डोज के लिए भी यूज हो सकता है। दोनों ही जो है वो ग्लास और हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बने हुए रहते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग बैरियर रहते हैं किसके अगेंस्ट में, जो भी हमारे माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स हैं, और स्टेबल रखते हैं ड्रग को। ठीक है, फिर आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। अब क्या है, पैकेजिंग मटेरियल में क्या चॉइस होनी चाहिए, पहले तो क्या, प्रोटेक्शन तो देना चाहिए। ठीक है, सेफ्टी भी होनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी विथ प्रोडक्ट, मतलब अब कंपैटिबल भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं ना कि आप मान के चलो कि आ, ऐसी चीज में प्रोडक्ट को डालो जो उससे कंटामिनेट हो जाए, कंपैटिबल ही ना हो, और हमने दिया हो अमृत और वो बन गया हो विष। तो वो कंपैटिबल भी होना चाहिए, मतलब ये फैक्टर भी है। वेट से कोई मतलब नहीं, अगर आप किसी चीज को पैकेजिंग कर रहे, मतलब उसको पैक कर रहे हो, तो वो आधा किलो का, 1 किलो का हो, 1 mg का हो, 2 mg का, इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी टेबल दे दी है जो फैक्टर्स हैं और उसका मेन रीजन क्या है। प्रोटेक्शन हमें चाहिए रहता है, कंपेटिबिलिटी हमें चाहिए रहता है, रेगुलेटरी कंप्लायंस हमें चाहिए रहता है, स्टेबिलिटी चाहिए रहता है, पेशेंट की सेफ्टी और उसका कन्वीनियंस चाहिए रहता है, और एट द एंड कॉस्ट भी मैटर करता है। वैसा नहीं 2 रुपए की दवाई को 10,000 के पैकेट में हमने पैक कर दिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ड्रग उसकी प्राइसिंग होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर सेकेंडरी पैकेज, विच पैकेजिंग मटेरियल इज ऑफन यूज फॉर सेकेंडरी पैकेजिंग लाइक कार्टून एंड बॉक्सेस। तो यहाँ पर सीधे सीधे सा आंसर है पेपर। अब क्या रहता है ना कि जो पैकेजिंग मटेरियल रहता है वो भी तीन तरीके का रहता है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, और एक होता है टर्शरी। प्राइमरी जिसमें हम ड्रग्स को पैक करते हैं, मतलब टैबलेट को पैक करते हैं, चाहे ब्लिस्टर पैकेट कर दिए, स्ट्रिप्स बना दिए, बॉटल्स बना दिए, एम्पूल्स बना दिए, वाइल्स बना दिए। सेकेंडरी में क्या हो गया, जो हमारे पेपर बोट्स हो गए, कप बोट्स हो गए, मतलब जिसमें हम उस जो ड्रग जो स्ट्रिप वगैरह बन चुकी है उसको बाद उसको एक पैक करते हैं, वो वाली सारे हो गए। ठीक है, तीसरा चीज क्या हो गया आपका, जो हमारा टर्शरी हो गया, जिसमें अब वो इंपोर्ट होने जा रही है, एक्सपोर्ट जोन यानी कंटेनर्स वगैरह हो गए ना, वो चीज हो गई। तो राइट आंसर क्या हो गया अपना, सी हो गया। क्यों,
स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, कैसा भी स्ट्रक्चर ले लेता है, ठीक है, वर्सेटाइल रहता है, पेपर जो होता है इजीली मतलब शेप ले लेता है, कोई भी साइज रहता है, कम ज्यादा भी होता है तो हम जुगाड़ बना लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, और उसके ऊपर क्या है, लेबलिंग, प्रिंटिंग और ब्रांडिंग बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई इंस्ट्रक्शन देना हो तो वो भी आप आराम से दे सकते हो, ठीक है। फिर क्या जाता है टैबलेट के लिए, देखो एमप्यूज तो मैंने बता दिया, हाँ हमारे पेरेंटल लक्स के लिए होता है, ये हो गया हमारा। ब्लिस्टर पैक जो है वो टैबलेट और कैप्सूल के लिए होता है, इन्फ्यूजन बैग कोई आईवी वगैरह तो दे रहे हैं, और फॉइल्स कम कुछ ऐसा मतलब रेक्टल ड्रग भी नहीं दे रहे हैं जिसके से हमें फॉइल्स की जरूरत पड़े, है ना। तो ब्लिस्टर पैक क्या देगा अपने को, प्रोटेक्शन, कन्वीनियंस और टेम्पर इविडियंट, ठीक है। मतलब कि ये ड्रग कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इसका एक्शन अल्टर नहीं होगा, इस चीज की गारंटी हमें ब्लिस्टर पैकिंग से मिल जाती है, ठीक है। फिर अब कौन सा मटेरियल है जो हमारे को लाइट के अगेंस्ट प्रिवेंट करेगी, प्रोटेक्शन देगी। तो बहुत बार आपने अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में या सेकंड में, तो हम दो तीन चीजें तो रटी जाती है कि इसको एम्बर्ड ग्लास कंटेनर में लॉक करना है, डार्क प्लेस में स्टोर करना है, कूल टेम्परेचर पे। तो वहां से आप देखोगे तो इसका आंसर ये बता दोगे। तो क्या इसका आंसर बोथ नहीं हो सकता? बोथ भी हो सकता है, बट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि प्लास्टिक में वो एक तरीके से एक लिमिटेड लाइट को ही वो रोक सकता है, उस बैरियर एज अ बैरियर काम कर सकता है, बट कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। इसीलिए अपना आंसर क्या है, बी। प्लास्टिक मटेरियल क्या बोलता है कि कैन प्रोवाइड अ बैरियर अगेंस्ट लाइट, बट इतना नहीं जितना एम्बर ग्लास कर देगा। एम्बर ग्लास कह लो या फिर रेड ग्लास कह लो, ये लोग अच्छा प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। और एम्बर ग्लासेस स्पेसिफिकली डिजाइन टू ब्लॉक यूवी एंड विजिबल लाइट, ठीक है, मतलब समझ गए होंगे आप। फिर आ जाते हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज अ ब्रोकन ग्लास एंड एक्ट एज अ फ्यूजन है। इसका आंसर देखो करेक्ट। आप मतलब जैसे आपने बहुत बार देखोगे कुछ ग्लास ना टूटे टूटे टाइप लगते हैं, टूटा टूटा हुआ है, फिर टूटा हुआ मटेरियल अपने आप ज्यादा क्रैक है, तो उसको कलेट बोलते हैं, ठीक है। सोडा एश, लाइमस्टोन और सैंड ये सब तो ग्लास बनाने में यूज होते हैं, या फिर उसको मूव करने के टाइम पे भी यूज होते हैं। जैसे कि कलेट क्या, ब्रोकन ग्लास होता है जो कि रिसाइकिल हो जाता है और ग्लास प्रोडक्शन के लिए एक रॉ मटेरियल के थ्रू में काम आ जाता है। सोडा ऐश भी क्या हो जाता है, ग्लास प्रोडक्शन में काम आता है, जो सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको लो करने के काम आ जाता है। लाइमस्टोन भी ग्लास प्रोडक्शन में ही काम आता है, ग्लास को स्टेबलाइज करने में और उसको केमिकली रेजिस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। देन सिलिका क्या होता है, सिलिका इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द ग्लास विच प्रोवाइड बेसिक स्ट्रक्चर। अब सिलिका क्या होता है, सिलिका जल आप देखोगे ना, मतलब बहुत बार देखा होगा आपने, ग्लास को जब सील करते हैं तो उसके साइड में हम उसको लगा देते हैं, तो वो हर ग्लास में यूज होता है, ताकि क्या है कि उसको सपोर्ट मिल जाए और इधर उधर ना जाए, तो बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। टू प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ अ बोतल फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सनलाइट बाय यूवी रेज विच ग्लास इज यूज्ड। देखो प्रोटेक्शन आ गया सनलाइट से, मैंने एम्बर की बात करी थी, उसी समय रेड ग्लास का भी एग्जांपल दिया था, तो इसका आंसर बोथ हो गया अपना, ठीक है। यहाँ पर सेम वही बात होगी, वो वाला एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। फिर क्या है कि प्लास्टिक, देखो पॉली वाला आ गया ना, तो पॉली में सारा का सारा समझ लो कि हमारा क्या, प्लास्टिक। प्लास्टिक मतलब पॉली, पी आ जाएगा, आप या पॉली इथाइलिन समझ लो, या पॉली विलाइनिल क्लोराइड बना लो, या फिर पॉली प्रोपाइलिन बना लो, या फिर पॉली स्टायरीन बना लो। पॉली आ गया, प्लास्टिक आ गया, ठीक है। इसका आंसर ऑफ द ऑल ऑफ द अबव। थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना कि लो डेंसिटी कौन सा होता है, हाई डेंसिटी कौन सा होता है, कौन बहुत टफ रहता है, कौन थोड़ा सा क्या है कि प्लास्टिक मॉडल को भी सपोर्ट करता है, डिस्पोजेबल में भी काम आता है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, इतने ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन एक एक लाइन पढ़ने में कुछ जाएगा नहीं, ओके। अब आ जाते हैं यहाँ पे, चलो। ये बड़ा अच्छा लगता है ना, मैच द फॉलोइंग में थोड़ा सा क्रैक। अब जैसे ग्लास एम्प्यूल्स, है ना, एम्प्यूल आ गया मतलब क्या, पेरेंटल ड्रग। तो पेरेंटल क्या है, ई, ये लोग तो आपस में ही मैच हो गए, E5, ठीक है। फिर आ जाते हैं कौन सा आसान है, स्ट्रिप और ब्लिस्टर, ये हो गया ना। स्ट्रिप और यहाँ पर क्या है, बी, बी का किससे होना चाहिए, टैबलेट या कैप्सूल, तो बी का 4। एक और कोई कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, ट्यूब। ट्यूब किसमें, जेल में काम आएगा, जेल है कहीं पे, ऑइंटमेंट या जेल, ये रहा। तो ए का 3। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, ए का 3, ये लो एक ही है, तो इसका आंसर तो सी हो गया। बाकी भी मैच कर लेते, तो हमने किया बी का 4 ठीक है, ई का 5 ठीक है। लो सुंदर सी टेबल में एक्सप्लेनेशन, आंसर हमने सी लगाया था वहां पे, और सी ही आंसर है। और इसका पूरा का पूरा जो कोलैप्सिबल ट्यूब्स होते हैं ऑइंटमेंट और जेल में यूज होते हैं, आपके स्ट्रिप जो है टैबलेट कैप्सूल में, ग्लास फॉर ओरल लिक्विड्स के लिए, फॉइल पाउच रेक्टल प्रोडक्ट्स के लिए, और पेरेंटल के लिए ग्लास एम्प्यूल्स, और यहाँ पे चाहो तो वॉइस भी ऐड कर लो। लास्ट है ये, क्या ये इसके बाद भी है क्वेश्चन, हाँ सेक लास्ट क्वेश्चन है, पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट।
एक मिनट ना। हम्म। पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विल बी प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम लाइट एंड अदर एनवायरमेंट फैक्टर्स, बिल्कुल सही बोले। हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द ड्रग प्रोडक्ट, ओके बिल्कुल सही है। प्रोटेक्ट द डैमेज अकरिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि क्या है, सेफ्टी चाहिए हमें पैकेजिंग से, लेबलिंग चाहिए हमें, इंस्ट्रक्शन चाहिए हमें, फिर यूवी विजिबल लाइट से भी हमें प्रोटेक्शन चाहिए। अगर ट्रांसपोर्ट यहाँ से यहाँ जाने में जो डैमेज होता है उस डैमेज को भी क्योर कर सके, ऐसा भी हमें पैकेजिंग चाहिए रहता है। वही चीजें यहाँ पर लिखी रहती है कि जब हम प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइट हो गया, जैसे क्या क्या है अपने को, प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइट चाहिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ताकि उसकी लेबलिंग अच्छी हो पाए, ब्रांडिंग और डिजाइन अच्छे से दिख पाए हमें, ठीक है। और जो भी फिजिकल डैमेज होने के चांसेस है तो प्रोटेक्शन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन भी हमें चाहिए रहता है। इसी के साथ एम टेस्ट सीरीज का ये पहला वीडियो एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, जहां पर आपने, कहाँ गया ये कर्सर, दिख नहीं रहा, ये रहा, यहाँ लिखते हैं। एम टेस्ट का ये पहला वीडियो एक्सप्लेनेशन हमारे जुलाई मंथ का 25 क्वेश्चन का जो सो से रहा। ऐसे ही हर वीक आपको जो भी एम टेस्ट रहेगा, जो भी उसका सिलेबस रहेगा, उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, अब एम टेस्ट क्या है उसके लिए वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर एक लाइन से चल रही होगी, उस पर लिखा होगा कि एम टेस्ट, एम बैच को ज्वाइन करने के लिए बैच कोड डाले एम जी पैट। एम जी पैट आप डालोगे तो आपका मतलब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बैच वाले सेक्शन पे जाके प्लस का साइन दबा के को वहाँ पर ये कोड लिखना है, आपको रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी और उस रिक्वेस्ट को हम 24 घंटे के अंदर एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर वहां से आप टेस्ट दे सकते हो। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, कहीं मेरे से गलती हो गई होगी तो कृपया करके मुझे माफ करें और कमेंट बॉक्स में बता दें कि मैं कहाँ गलत हूँ, तो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसमें उसको सुधार दूं।